अस्सलाम वालेकुम क्लास। इस लेक्चर में हमने 3 मेन स्टेटमेंट बनानी सीखनी है। इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग और बैलेंस शीट। हमारे पास डेटा दिया हुआ है और इस डेटा की मदद से हम पहले एक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनाएंगे और फिर हम देखेंगे पार्ट बी में कि अगर कुछ ट्रांजैक्शंस और होती हैं, मज़ीद होती हैं, तो फिर इनके बैलेंसेस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या-क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। On May 1st, Blue Sky Flying School, a company that provides flying lessons, was started with an investment of 45,000 cash in the business. यानी कि जब बिजनेस शुरू हुआ था 1 मई को, तब 45,000 कैश इन्वेस्ट किए गए थे। यानी कि इन्वेस्ट का मतलब ये है कि कंपनी के पास कैश इन हुआ था और साथ साथ कैपिटल स्टॉक या कॉमन स्टॉक भी इन हुआ था, इंक्रीज हुआ था। द फॉलोइंग आर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी ऑन 31st मई 2014, यानी 2014 को आपको एसेट्स, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस के बैलेंसेस दिए हुए हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये 31st के हैं। इसका मतलब है 1 महीना गुजरने के बाद की बात हो रही है, यानी जब बिजनेस स्टार्ट किया May 1 को, उसके बाद की बात है। No additional investments were made in May, but the company paid dividends of 500 during the month. कंपनी ने डिविडेंड पे किया है 500, इसके अलावा मजीद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो पार्ट ए में हमसे 31st मई को ये तमाम रिक्वायरमेंट आपसे पूछी हुई है। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी शुरू करते हैं। सबसे पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपकी, सबसे पहले बनती ही इनकम स्टेटमेंट है, तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। और इसमें हमारे पास कंपनी का नाम है ब्लू स्काई, तो हम कंपनी का नाम लिख लेते हैं, ब्लू स्काई फ्लाइंग स्कूल। हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हमने नेम ऑफ द स्टेटमेंट लिखना है और लास्ट में फिर हम ये लिखेंगे फॉर द मंथ एंडेड 31st मई 2014। और इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है रेवेन्यूज, और रेवेन्यूज में से हम तमाम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हम चेक करें कि हमारे पास रेवेन्यू कौन कौन से दिए हुए हैं। तो रेवेन्यू अगर हम सर्विस रेवेन्यू, दिस सर्विस रेवेन्यू हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ से सर्विस रेवेन्यू ले लेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेवेन्यूज। रेवेन्यूज में हमारे पास इस रेवेन्यू का नाम हम लिख लेते हैं सर्विस रेवेन्यू। तो सर्विस रेवेन्यू हमें कितनी दी हुई है? सर्विस रेवेन्यू हमें दी हुई है $6,800। तो हमने ये सर्विस रेवेन्यू लिख लिया। उसके बाद हम एक्सपेंसेस चेक करते हैं कि हमारे पास एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। तो एक्सपेंसेस आप देख लीजिए, सबसे पहले हमारे पास एक रेंट एक्सपेंस है, मेंटेनेंस एक्सपेंस है, गैसोलीन एक्सपेंसेस है एंड यूटिलिटी एक्सपेंस है। इसके अलावा अगर हम इधर देखें तो हमारे पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी मौजूद है। तो ये सारे एक्सपेंसेस, 5 एक्सपेंसेस हैं। हम यहाँ पे एक्सपेंसेस वन बाय वन हम लिस्ट डाउन कर देते हैं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो कि हम इनर कॉलम में ऐड करते जाते हैं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमें दिया हुआ है 500। उसके बाद हम लिखते हैं रेंट एक्सपेंस जो कि है हमारे पास 1200। मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक्सपेंस है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक्सपेंस जो कि कितना दिया हुआ है? 400 दिया हुआ है। हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 400। उसके बाद हमारे पास है गैसोलीन एक्सपेंस जो कि है 2500। नेक्स्ट हमारा लास्ट है यूटिलिटीज
एक्सपेंसेस, यूटिलिटीज एक्सपेंस हमें कितना दिया हुआ है 400। तो तमाम एक्सपेंसेस को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और टोटल एक्सपेंसेस हमारे पास आ रहे हैं 5000। तो टोटल एक्सपेंसेस को हमने आउटर कॉलम में लिखना है माइनस के साथ, क्योंकि हमने ये माइनस करना है। यहाँ पे हमने हेडिंग डाली टोटल एक्सपेंसेस, और ये हमने माइनस करना है इनकम के साथ, रेवेन्यू के साथ। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी नेट इनकम है या नेट लॉस आया है। तो हमारे पास नेट इनकम आ रही है, कितनी नेट इनकम आ रही है 1800। तो इसको हमने नेट इनकम लिख लिया। सो ये थी हमारी फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग हम यहाँ बना लेते हैं विद द सेम हेडिंग। सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, इनकम स्टेटमेंट के बजाय स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का एक ही फॉर्मेट होता है हमारे पास। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस होता है, इसमें हम प्लस करते हैं नेट इनकम या नेट प्रॉफिट, और इसमें से हम माइनस करते हैं डिविडेंड्स। ओके, सो प्लस के साइन के बजाय हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐड करते हैं नेट इनकम, और हम इसमें से लेस करते हैं डिविडेंड्स। तो हमारे पास आ जाता है रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस। क्योंकि बिजनेस ही फर्स्ट मई को स्टार्ट हुआ है, तो रिटेन अर्निंग का हमारे पास कोई बैलेंस नहीं होगा जो पिछले महीने से चलता आ रहा है। तो रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस 0 हो गया। इनकम हमने कहाँ से लेनी है, इनकम हमारे पास नेट इनकम से आएगी, यानी इनकम स्टेटमेंट से आएगी दिस इनकम। और उसके बाद डिविडेंड्स कहाँ से आएगा, ये डिविडेंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम डिविडेंड लिख लेंगे, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो अगर हम नेट इनकम देखें तो हमने 1800 की नेट इनकम बनाई है, और डिविडेंड हमने कितने पे किए हैं, दिस वन डिविडेंड हमने 500 पे किए हैं, जो कि रिटेन अर्निंग में माइनस होते हैं। तो फिर हमें रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाएगा, जो कि हमारे पास आ रहा है। रिटेन अर्निंग को अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है रिटेन अर्निंग का 1300। तो ये हो गई स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। और लास्ट रिक्वायरमेंट जो ए पार्ट में हमसे पूछी हुई है वो बैलेंस शीट पूछी हुई है। तो अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, और बैलेंस शीट के लिए हमें हमें क्या चाहिए, इनकम स्टेटमेंट के बजाय हम लिख लेते हैं बैलेंस शीट का दूसरा नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और ये फॉर द मंथ नहीं होती, बल्कि ये एज ऑन होती है। हमारे पास सबसे पहले एसेट्स आ जाते हैं। एसेट्स हमें कौन कौन से एसेट्स हमें गिवन है, हम देखते हैं कि हमें एसेट्स कौन कौन से गिवन है। एसेट्स हमें ये कैश एसेट है, अकाउंट्स रिसीवेबल, इक्विपमेंट, ये 3 एसेट्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास और कोई एसेट नहीं है। तो हम ये 3 एसेट्स यहाँ पे लिख लेते हैं, कैश, अकाउंट्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, और लास्ट में हमारे पास है इक्विपमेंट। तो ये तीनों हम लिख लेते हैं। कैश हमारे पास है 4500, अकाउंट्स रिसीवेबल है 7200, और इक्विपमेंट है 64000। तो ये हमने इसको लिख लिया, और जब हम इसको सम करेंगे तो हमारा सम बैलेंस शीट में क्या आ रहा है करके देख लेते हैं। हमारे बैलेंस शीट टोटल एसेट्स का सम आ रहा है 57,700। इसको हम डबल लाइन से क्लोज करके और यहाँ पे लिख देंगे टोटल एसेट्स। और फिर बैलेंस शीट की जो दूसरी साइड है वहां पे होता है हमारे पास लायबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। सबसे पहले हम लायबिलिटीज में देखते हैं कि हमारे पास लायबिलिटीज में क्या क्या शामिल है।
नॉट स्टॉक होल्डर इक्विटी, जस्ट लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटीज में अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास लाइबिलिटीज में क्या क्या मौजूद है। जितने भी पेबल्स होते हैं तो अकाउंट्स पेबल और नोट्स पेबल, सिर्फ दो पेबल्स मौजूद हैं। तो हमने यहाँ पे दो पेबल्स ले लिए हैं। क्या नाम है? अकाउंट्स पेबल्स एंड नोट्स पेबल। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल लाइबिलिटीज आ जाएंगी। सो अकाउंट्स पेबल की अमाउंट हम चेक करते हैं, ये लिखी हुई है अकाउंट्स पेबल की 1400। तो यहाँ पे हमने 1400 लिखा। नोट्स पेबल की अमाउंट दिस वन 2800, तो 2800 यहाँ पे हम 28,000 है तो 28,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। और जब आप दोनों को ऐड करेंगे, यानी आप ऐड करेंगे 1400 प्लस 28,000, तो आपके पास आ जाएगा $29,400। सो ये टोटल लाइबिलिटीज आ गई। उसके बाद बैलेंस शीट में हमारे पास होता है स्टॉक होल्डर इक्विटी। और स्टॉक होल्डर इक्विटी में दो चीजें होती हैं, कॉमन स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग्स। सो कॉमन स्टॉक हमें दिया हुआ है, कॉमन स्टॉक हम ले लेते हैं। कॉमन स्टॉक कहाँ दिया हुआ है हम चेक करते हैं। सो दिस वन, ये हमने इन्वेस्टमेंट की थी। इन्वेस्टमेंट 45,000 की थी। मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बता दिया था कि इन्वेस्टमेंट शेयर्स के अगेंस्ट होती है, स्टॉक के अगेंस्ट होती है। तो ये कॉमन स्टॉक या इन्वेस्टमेंट मौजूद है। और दूसरी चीज रिटेन अर्निंग्स है। तो रिटेन अर्निंग हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस लेंगे, दिस वन। तो यहाँ पे फिर हम स्टार्ट करते हैं। 45,000 का कैपिटल स्टॉक है, तो हम 45,000 का कैपिटल स्टॉक ले लेते हैं। कॉमन स्टॉक या कैपिटल स्टॉक के आगे हम लिख देते हैं 45,000। रीचेक कर लेते हैं, यस 45,000। और रिटेन अर्निंग ये हमने 1300 की बनाई थी, तो रिटेन अर्निंग यहाँ पे हमने 1300 की बनाई। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। सो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, यानी हमारे पास 45,000 और 1300 है, तो ये हो जाएंगे 46,300। और जब हम इन दोनों को फाइनली ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी आ जाएगा, जो कि हमारा आना चाहिए है 7,700। और आप चेक करें कि ये किसके बराबर है, ये एसेट्स के बराबर है। और बैलेंस शीट में दोनों साइड क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। इसी वजह से हम इसको बैलेंस शीट कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट कहते हैं अगेन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, एन इनकम स्टेटमेंट एंड अ रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट फॉर मे अज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग डेटा आर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव। यानी कि ये जो हमने ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट और रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनाई है, इसमें ये डेटा शामिल नहीं है। सो हम ये डेटा इसमें शामिल कर लेते हैं और हम इनकम स्टेटमेंट दोबारा बना लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले नंबर 1 अगर आप पढ़ें तो नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है 900 of the revenue was earned and billed but not collected on May 31st। यानी कि बिल्ड हो गया था रेवेन्यू, इसका मतलब है कि रेवेन्यू मिसिंग था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 900 वाला रेवेन्यू इसमें ऐड कर लेंगे, यानी ये रेवेन्यू हमने नहीं लिखा था। ऐसा करते हैं कि हम इसको एक और बना लेते हैं, दूसरी बना लेते हैं, ताकि हमें इसका इफेक्ट पता चल जाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रेवेन्यूज आ रहे हैं उन रेवेन्यूज में क्या चीज शामिल नहीं थी, दिस वन। तो हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं कि प्लस कर लेते हैं मजीद रेवेन्यू, जो कि हमें 900 का हुआ है। रेवेन्यू में डिफरेंस आ गया। उसके बाद जो दूसरा इफेक्ट आ रहा है, दूसरा इफेक्ट क्या आ रहा है कि $1,500 of gasoline expenses were incurred but not paid। 1,500 के गैसोलीन
इनकर्ड हुए थे मगर पे नहीं हुए थे। तो 1500 के गैसोलीन एक्सपेंसेस भी हम इसमें लिख लेते हैं और 1500 के गैसोलीन एक्सपेंसेस हमारे पास दिस वन गैसोलीन एक्सपेंसेस 2500 है। तो 2500 में अगर हम 1500 प्लस करें तो यानी कि दिस वन यहाँ पे ये रह गए थे तो हमने ये 1500 लिख लिया और फिर ये 4000 हो गई, यानी इस 5000 में 1500 शामिल नहीं थे। तो 5000 प्लस 1500 तो हमारे जो टोटल एक्सपेंसेस हो जाएंगे वो हो जाएंगे 6500। तो हमारी जो इनकम आ रही है वो कम हो गई है। क्यों? क्योंकि अब हमने यहाँ पे दो चीजें चेंज की हैं। हमारा रेवेन्यू बढ़ गया है लेकिन एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से अब आप हमारे पास इनकम क्या आ रही है? कम आ रही है। अगर आप दोनों इनकम स्टेटमेंट को कंपेयर करें तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, यानी कि इधर नेट इनकम 18 आ रही है, इधर 1200 आ रही है। ये बी पार्ट की इनकम स्टेटमेंट है। सिमिलरली हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फिर रिटेन अर्निंग दोबारा बनानी पड़ेगी। रिटेन अर्निंग का मैं यहाँ पे ही आपको समझा देती हूँ। रिटेन अर्निंग का बैलेंस हमारे पास 0 आ रहा है। नेट इनकम पहले आप चेक करें, पहले हमारे पास 1800 थी, बाद में 1200 हो गई। तो यहाँ पे हमने 1200 नेट इनकम लिख दी, जबकि डिविडेंड्स में कोई चेंज नहीं है। डिविडेंड के बारे में क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो ये सेम होगा। तो फिर हमारे पास जो चेंज आया है वो क्या आया है कि हमारी रिटेन अर्निंग 1300 से डिक्रीज होके कितनी हो गई है? 700 हो गई है। सो दैट्स इट। इस प्रॉब्लम में हमने देखा कि हमने पहले इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाई और रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनाई। उसके बाद अगर कुछ ट्रांजैक्शन मिस हो जाती हैं या रिकॉर्ड करने से रह जाती हैं तो उनको जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वापस ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे हमारे स्टेटमेंट पे क्या चेंजेस आती हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। टेक केयर क्लास।